लड़की का नया बॉडीगार्ड बिल्कुल भी तमीजदार नहीं है। वो चाहती थी कि बॉडीगार्ड गाड़ी चलाते हुए उससे बात करे, पर बॉडीगार्ड ने मना कर दिया। इससे उसका ध्यान भटकता, लेकिन लड़की फिर भी लगातार सवाल पूछती रही, जैसे कि बॉडीगार्ड के हाथ में क्या हुआ है। बॉडीगार्ड ने लड़की को समझाया कि मैं पैसे लेकर तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ, मैंने दोस्त बनने के पैसे नहीं लिए हैं, इसलिए अब और मत पूछना। ट्रैफिक जाम में लड़की झट से नीचे उतर जाती है। असल में वो दौड़कर गाड़ी की पिछली सीट पर गई थी। लड़की थोड़ी नाराज थी। लैटिन अमेरिका में हर हफ्ते हर मिनट एक किडनैपिंग होती है और ज्यादातर लोग जिंदा नहीं बच पाते। एक अमीर परिवार की लड़की होने के नाते सारा की जान को हमेशा खतरा रहता है। और फिर एक दिन लड़की सच में किडनैप हो जाती है। ये एक आदमी और एक छोटी बच्ची की कमाल की फिल्म है। चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। क्रिस एक रिटायर्ड मरीन फौजी है जिसने अनगिनत कत्ल किए हैं। जंग के बुरे असर की वजह से वो दिन भर शराब पीता रहता है। वो मेक्सिको में अपने एक हथियार बेचने वाले दोस्त से मिलने आता है। दोस्त क्रिस का दुख समझ जाता है, इसलिए वो उसे एक बॉडीगार्ड की नौकरी दिलाता है। उसे लगता है कि काम में बिजी रहकर वो अपने बुरे अतीत से बाहर आ जाएगा। उसके बॉस का नाम सैम है, जो गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी का मालिक है। वो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड रख रहा है। क्रिस का रिज्यूमे देखकर वो काफी हैरान रह जाता है और क्रिस ज्यादा पैसे भी नहीं मांग रहा था। जब पूछा गया कि क्रिस, तो उसने साफ बता दिया कि वो शराब पीता है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, इसका असर आपकी बेटी की हिफाजत पर नहीं पड़ेगा। सैम क्रिस को अपनी पत्नी लीजा से मिलवाता है। उसे देखते ही लीजा तुरंत उसे काम पर रखने का फैसला कर लेती है, क्योंकि वो काफी भरोसेमंद लगता है और उसका काम का तजुर्बा भी बहुत शानदार है। आप अमेरिकन हैं और तुम सारा हो? सारा की माँ, डार्लिंग ये मिस्टर क्रिस है। नमस्ते मिस्टर क्रिस, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये अंग्रेजी है। डार्लिंग, क्या तुम मिस्टर क्रिस को उनका कमरा दिखाना चाहोगी? इस तरफ मिस्टर क्रिस, ठीक है शुक्रिया, हमने 2 हफ्ते पहले कमरे की मरम्मत करवाई है, अब ये पहले से काफी अच्छा है। आपके पास एक टीवी है और एक वीडियो गेम है। आपको किस तरह का संगीत पसंद है मिस्टर क्रिस? मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? मुझे सच में नहीं मालूम। वो एक चिड़िया है। यहाँ से जाते वक्त डेविड उसे ले जाना भूल गया था। डेविड मेरा पुराना बॉडीगार्ड था। क्या आपने पहले भी बहुत सारे बच्चों की हिफाजत की है मिस्टर क्रिस? क्रिस, तुम मुझे सिर्फ क्रिस बुला सकती हो। नहीं, तुम पहली हो। क्रिस, बाय चिड़िया। अगर उसके पास एक कुत्ता होता तो क्या तुम अपने भालू को छोड़ देती? तुम काफी बड़ी हो गई हो। सारा अपने बॉडीगार्ड को बहुत पसंद करती थी। उसने अपनी माँ से कहा कि वो एक भालू जैसा है, एक उदास बड़े भालू जैसा। क्रिस सारा को स्कूल छोड़ने जाता है। रास्ते भर सारा उससे ढेरों सवाल पूछती रहती है और बताती है कि उसका पिछला बॉडीगार्ड इसलिए चला गया क्योंकि किसी ने उसे ज्यादा पैसे दिए थे। उसने ये भी बताया कि पिछले एक हफ्ते में यहाँ किडनैपिंग के कई मामले सामने आए हैं। क्रिस सारा की चिंता को समझ जाता है। स्कूल से घर आते वक्त भी सारा क्रिस से सवाल पूछती रहती है। आखिर में चुपचाप रहने वाले क्रिस से बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता है कि उसने पैसे लिए हैं और वो सिर्फ उसका बॉडीगार्ड है, उसका दोस्त नहीं। ये बात सारा को बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो पीछे की सीट पर चली जाती है। क्रिस का इरादा उसे दुख पहुंचाना नहीं था। असल में वो खुद ही इतने गहरे सदमे में था। घर आने के बाद भी वो शराब पीकर अपना दर्द भुलाने की कोशिश करता है। लीजा उसके कमरे में आती है क्योंकि सारा ने रास्ते की सारी बात अपनी माँ को बता दी थी। लीजा कहती है कि सारा बस दोस्त बनाना चाहती है और क्रिस भी यही कहता है कि आपने मुझे उसकी हिफाजत के पैसे दिए हैं, दोस्त बनने के नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं इस काम के लिए सही नहीं हूँ तो शायद आपको कोई ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए जो ज्यादा मिलनसार हो। तुम सही कह रहे हो, तुम्हें उसकी हिफाजत के लिए रखा गया है और मुझे यकीन है कि तुम अपना काम अच्छे से करोगे। उस दिन क्रिस फिर से अपने उसी दर्द से गुजरता है। युद्ध के बाद से उसे हमेशा यही लगता था कि उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद वो अपनी बंदूक में गोली डालता है, उसे अपने ऊपर तानता है और बिना कुछ सोचे ट्रिगर दबा देता है, लेकिन गोली बंदूक के अंदर ही फंस जाती है। वो जल्दी से अपने दोस्त को फोन करता है और उसे बंदूक न चलने वाली बात बताता है। दोस्त समझ जाता है कि क्रिस ने जरूर कुछ बेवकूफी की होगी। क्रिस को उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। वो उसे समझाता है कि गोलियां कभी झूठ नहीं बोलती। क्रिस बारिश में खड़ा था, ऐसा लग रहा था कि भगवान अभी उसकी जान नहीं लेना चाहते। फोन काटने के बाद उसने देखा कि एक परी जैसी छोटी बच्ची उसे देख रही थी, जैसे उसने क्रिस की बेचैन आत्मा को पल भर में शांत कर दिया हो। एक संदिग्ध गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, काफी मुश्किल है यहाँ के ट्रैफिक को समझना। हाँ, मुझे माफ करना, बाय डार्लिंग। अरे अपनी टोपी भूलना मत। शुक्रिया। ओह, पीटा के माता पिता बिजनेस ट्रिप पर गए थे। क्रेसी ने पीटा को स्विमिंग सिखाना शुरू किया। उसने पीटा से फोकस करने को कहा। पीटा जानना चाहती थी कि रखेल क्या होती है और चीन के सम्राटों की 1000 रखेलें क्यों होती थी। क्रेसी ने उसे प्यार से समझाया कि आजकल हम एक ही शादी करते हैं। पुराने जमाने और आज के समय में बहुत फर्क है और नियम भी अलग है। पीटा ने कहा कि वो सोच भी नहीं सकती कि 1000 माएँ होने पर कैसा लगेगा। क्रेसी हंस पड़ा और पीटा बहुत खुश थी। क्रेसी उनके घर में पहली बार हंसा था। हालांकि क्रेसी ने ये बात मानी नहीं, लेकिन रोज स्विमिंग की ट्रेनिंग से पीटा के अंदर से बंदूक की गोली का डर निकल गया। घर का ड्राइवर दूर से उन्हें देख रहा था। धीरे धीरे और भी घर वाले उसकी ट्रेनिंग देखने और उसका हौसला बढ़ाने आने लगे, क्योंकि पीटा अब काफी तेज तैरने लगी थी। और फिर आ गया फ्री स्टाइल स्विमिंग कंपटीशन का दिन। क्रेसी ने प्रिंसिपल को बताया कि पीटा के मम्मी पापा बिजनेस ट्रिप पर है, तो प्रिंसिपल ने कहा कि आज तुम ही उसके पिता हो। ये बात सीधे क्रेसी के दिल को छू गई। पीटा के साथ बिताए इन दिनों में उसे लगने लगा था कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। बाकी पेरेंट्स की तरह क्रेसी भी किनारे पर खड़े होकर चुपचाप उसका हौसला बढ़ा रहा था और आज वो दुनिया का सबसे खुशनसीब पिता था, क्योंकि पीटा फर्स्ट आई थी। अब क्रेसी पीटा को अपने दोस्तों के साथ खाना खाने भी ले जाने लगा था। उसके दोस्त उसे क्रेसी के पुराने किस्से सुनाते। पीटा ने अपनी पॉकेट मनी से उसके लिए एक गिफ्ट खरीदा। वो एक नेकलेस था, एक लकी चार्म। उसका दोस्त ये देखकर बहुत खुश था। पीटा
की हिफाजत करते करते क्रेसी अपनी उस अंधेरी दुनिया से बाहर आ चुका था। उस रात क्रेसी ने शराब नहीं पी, उसने खुली हुई बोतल का ढक्कन वापस लगा दिया। एक दिन जब वो पीटा को पियानो क्लास ले गया तो वो नीचे कुत्ता घुमाते हुए उसके आने का इंतजार कर रहा था। अब उसका चेहरा मायूस नहीं रहता था, बल्कि उस पर एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। उस छोटी सी बच्ची ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। लेकिन जैसे ही पीटा की क्लास खत्म होने वाली थी, एक पुलिस कार आकर बीच सड़क पर रुक गई। फिर वही कार दिखी जो पहले भी उनका पीछा कर चुकी थी। क्रेसी समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत हवा में गोली चलाई ताकि पीटा भाग जाए, लेकिन गोली चलते ही पुलिस वालों ने क्रेसी पर गोली चला दी और उसे गोली लग गई। क्रेसी ने भी पलटवार किया। उसने किडनैपर्स और पुलिस वालों को मार गिराया। वो लोग पीटा को पकड़ने आए थे। जब पीटा ने क्रेसी को गोली लगते देखा तो वो दौड़कर वापस आ गई। आखिर में क्रेसी को 2 गोलियां लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। पीटा भागकर उसके पास आई, लेकिन तभी किडनैपर्स ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। पीटा किडनैप हो चुकी थी। क्रेसी मरा नहीं था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पुलिस ने उसे ही विलेन बना दिया। पुलिस चीफ ने रिपोर्टर्स के सामने कहा कि क्रेसी ने 2 पुलिस वालों को मारा है और पीटा की किडनैपिंग में उसी का हाथ है। लेकिन हर कोई बेवकूफ नहीं था। एक रिपोर्टर ने तभी पोल खोल दी कि जो 2 पुलिस वाले मारे गए हैं वो उस दिन ड्यूटी पर थे ही नहीं, तो फिर वो वर्दी पहनकर और पेट्रोल कार लेकर किडनैपिंग वाली जगह पर क्या कर रहे थे। और वैसे भी वो दोनों पुलिस वाले भ्रष्टाचार के लिए पहले से ही बदनाम थे। मीडिया के सामने चीफ की बोलती बंद हो गई। वहाँ पुलिस और अपराधियों का मिलाजुला होना आम बात थी। बस पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। पीटा के किडनैप होने से उसकी माँ पूरी तरह टूट गई थी। पिता के आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उनका दर्द साफ झलक रहा था। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो फिरौती देने को तैयार थे और नहीं चाहते थे कि पुलिस बीच में आए। लेकिन एंटी किडनैपिंग स्क्वाड का चीफ फुएंटेस इस केस में घुसना चाहता था, क्योंकि क्राइम सीन पर 2 पुलिस वाले मारे गए थे। उनके पास इस केस को टेक ओवर करने का वारंट भी था। उधर किडनैपर्स ने सैम से कांटेक्ट किया। उन्होंने 1 करोड़ की फिरौती मांगी। पीटा के पिता ने किडनैपर्स की सारी शर्तें मानते हुए अलग अलग रास्तों से होकर आखिर में वो पैसे एक सफेद कार में रख दिए। लेकिन सैम के वहां से निकलते ही वहां जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। घर पहुंचने के बाद सैम को किडनैपर्स का फोन आया। उन्हें पैसे नहीं मिले थे और उस गोलीबारी में किडनैपर का भतीजा मारा गया था। उसने अपने भतीजे की मौत का बदला लेने के लिए पीटा को मारने की धमकी दी। लिसा ने तुरंत फोन छीना और रो रो कर किडनैपर के सामने भीख मांगने लगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा है कि ये कुत्तों का अस्पताल है। मानसाना डर गई थी कि पुलिस तुम्हें मार देगी। साइलेंस। सब बहुत बुरा हुआ। किसी ने पोल खोल दी और उस क्रैशर का पोता मारा गया। उसने मेरे बेटे को मार डाला। मैं ठीक हूँ, चलो यहाँ से चलें। क्रेसी की चोट अब ठीक हो रही थी। उसके दोस्त ने उसे रिकवरी के लिए सैन डिएगो के नेवल हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम किया, लेकिन उसने मना कर दिया। वो वापस उसी क्राइम सीन पर जाना चाहता था। पहला वहां जाकर सुराग ढूंढने और दूसरा अपना पीछा कर रहे रिपोर्टर को खुद तक पहुंचने देने के लिए। क्रेसी जब वहां छानबीन कर रहा था तब वो रिपोर्टर वहां आ गई। उसने बताया कि एक गिरोह है जिसका नाम ला हरमंडार है, जो भ्रष्ट नेताओं और पुलिस वालों को बचाता है। उनके नेटवर्क में घुसना बहुत मुश्किल है। रिपोर्टर जानती थी कि क्रेसी भी उनका शिकार हुआ है। वो इस पूरे काले सच को दुनिया के सामने लाना चाहती थी, इसलिए वो क्रेसी से बात करने आई और उसे अपना कार्ड देते हुए कहा कि उसे अब दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। क्रेसी का भी यही प्लान था, लेकिन वो रिपोर्टर के साथ काम नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे रिपोर्टर की मदद चाहिए थी। वापस लौटते वक्त उसके दोस्त ने कहा कि वो उसे आज रात ही अमेरिका भेज देगा, लेकिन क्रेसी ने कहा कि उसे हथियार और बॉडीगार्ड्स चाहिए। फिर उसने एक कागज पर हथियारों की लिस्ट बनाकर उसे दे